नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण एक गंभीर विषय है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे सालों से हो रहे लोगों के नियमितीकरण के लिए और कैबिनेट में एक समिति का गठन किया गया है, लेकिन सरकार उनको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। जिन्होंने किसी प्रतीक और जैसे मंदिर या मस्जिद के रूप में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ हो, और उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने जबरन कब्जे किए हुए हैं वह खुद ही अपने कब्जों को हटा ले, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। बार बार ये बात कही है कि जो लोग लंबे समय से 50 सालों से 100 सालों से जो काबिज हैं, पुरानी जो बसावटें हैं या गोठ हैं, खत्ते हैं, वन भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं, उनको हमने कहा है कि उनका नियमितीकरण करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए, उनका पक्का करने के लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई है। लेकिन जिनके कारण से ये सब डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिससे कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सरकारी भूमि पर जिन्होंने प्रतीक स्थल के नाम पर जमीनों को कब्जाने का जो एक खेल शुरू किया हुआ है वो नहीं चलेगा। उत्तराखंड बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर धामी सरकार के कदम की सराहना की है और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार का कड़ा प्रहार जारी है। और उन्होंने यह भी कहा कि सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 का बोर्ड लगाया जाए। साथ ही पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया गया है कि लंबित मामलों को 3 महीने के भीतर ही निस्तारित किया जाए। और बीजेपी ने यह भी कहा है कि सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी है और इसी को देखते हुए अब विभागों में टोल फ्री नंबर लगाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, जब से आपने देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमारी सरकार बनी है, तब से हमने बिल्कुल भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लगाई है और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कभी सहन नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा हमारी सरकार लगातार इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीरता के साथ काम कर रही है। साथ में बिल्कुल हर विभाग में जिस प्रकार एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया है ताकि कोई भी हो उसमें शिकायत कर सकता है और उस शिकायत के आधार पर उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वहीं उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, स्वागत के साथ ही जिसके बाद उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव और आने वाले निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आपको बता दें कि रणनीति पर भी बात की। और इसके बाद ज्योति रौतेला ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर में अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ ही प्रदेश में होने वाले पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा और साथ ही कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर लाख दावे करती है और लेकिन अंकिता भंडारी के मां पिता और अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दर दर भटकते हैं। इस सरकार के सामने गुहार लगाते हैं कि उनकी बेटी को न्याय दिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं के संलिप्तता के होने के कारण ही सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य के साथ बड़ा खेल खेला जा रहा है और प्रदेश में लगभग 1 दर्जन से अधिक एग्जाम पेपर लीक हुए हैं और इसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और जिसके बाद उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव और आने वाले निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए रणनीति पर बात की। और इसके बाद ज्योति रौतेला ने पत्रकार वार्ता की और इसी दौरान उन्होंने प्रदेश भर में अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ साथ प्रदेश में होने वाले पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी उसी पर सरकार को घेरा और साथ ही कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर लाख दावे करती है, लेकिन अंकिता भंडारी के मां पिता आज भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दर दर भटकते हैं।
देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे और बहुत भरोसा है। जिस तरह के हालात आज पूरे प्रदेश में हैं, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, आप जरूर ये बोल रहे हैं कि हावी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार महिलाओं के बीच में बैठक कर रही हूँ और हर गृहिणी इस बात से परेशान है कि उसके जो किचन का बजट है वो खराब हो चुका है, उनके घर का जो बच्चा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, महिला असुरक्षित है। देवभूमि उत्तराखंड के शांत वादियों में इन दिनों सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग लव जिहाद के जरिए नफरत फैलाने में जुटे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सीएम धामी ने सख्त रवैया अपनाया है और सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि में इस तरह के कृत्य किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ के जिलों में बढ़ते लव जिहाद और नाबालिग को भगा जाने का मामले में मुख्यमंत्री ने पुलिस इंटेलिजेंस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और सीएम धामी ने पुलिस अफसरों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और सीएम धामी ने बैठक में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के साथ ही साथ बेहतर पुलिसिंग की दिशा में भी वहीं वेरिफिकेशन पर फोकस किया है और एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि ऐसे मामलों पर विधिक रूप से सख्ती से कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड के शांत वादियों में इन दिनों सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग लव जिहाद के जरिए नफरत फैलाने में जुटे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सीएम धामी सख्त रवैया अपनाते हुए दिख रहे हैं और सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि में इस तरह के कृत्य किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ के जिलों में भी बढ़ते लव जिहाद और नाबालिग को भगा ले जाने का मामले में मुख्यमंत्री ने पुलिस इंटेलिजेंस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री जी का निर्देश ये था कि जहाँ पे जो कानून के खिलाफ जो लव जिहाद टाइप में जो कर रहे हैं, उनके जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाए, ये था निर्देश। अब हमारे उत्तराखंड में ऐसा भी कोई भी कानून के खिलाफ जो कार्रवाई करने वाला। खबर देहरादून से है, जहां ट्रेनों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से एक्सपर्ट महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और पुलिसकर्मी देहरादून से रुड़की तक ट्रेन में चेकिंग के साथ ही महिलाओं का हालचाल पूछेंगे और इसके बाद रुड़की से वापस देहरादून वाली ट्रेन में चेकिंग करेंगे और ट्रेनों में महिला अपराध को रोकने के लिए जीआरपी की ओर से यह व्यवस्था शुरू की गई है। आपको बता दें कि महिला सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट तैयार किया गया है और डीआईजी जीआरपी के दिशा निर्देश पर यह व्यवस्था तैयार की गई है, जहां देहरादून से ट्रेनों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से यह कदम उठाया गया है और पुलिसकर्मी देहरादून से रुड़की तक ट्रेन में चेकिंग के साथ ही महिलाओं का हालचाल पूछेंगे और इसके बाद रुड़की से वापस देहरादून वाली ट्रेन में चेकिंग करेंगे और दोनों में महिला अपराध को रोकने के लिए जीआरपी की ओर से यह व्यवस्था शुरू की गई है। आपको बता दें कि देहरादून से जहां ट्रेनों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से यह कदम उठाया गया है और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और पुलिसकर्मी देहरादून से रुड़की तक ट्रेन में चेकिंग के साथ ही महिलाओं का हालचाल पूछेंगे और इसके बाद रुड़की से वापस देहरादून वाली ट्रेन में चेकिंग करेंगे और ट्रेनों में महिला अपराध को रोकने के लिए जीआरपी की ओर से यह व्यवस्था शुरू की गई है। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में वहीं हैवानियत की सारी हदें पार होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक अज्ञात हत्यारे ने एक लड़की की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक दिया और मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची बहादुराबाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और फिलहाल पुलिस मृतक लड़की की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है, साथ ही आसपास के इलाकों में जानकारी जुटाई जा रही है।
आपको बता दें कि हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में हैवानियत की सारी हदें पार होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रुड़की हरिद्वार हाईवे के पास एक अज्ञात हत्यारे ने एक लड़की की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक दिया। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची बहादुराबाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस मृतक लड़की की शिनाख्त करके प्रयास कर रही है और साथ ही आसपास के इलाकों में जानकारी जुटा रही है। ज्योतिष पीठ के वह शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इन दिनों जोशी मठ के प्रवास कर रहे हैं और शंकराचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान आने वाले समय में धाम के यात्रियों की भरमार और यात्रियों के लिए सुविधा लेकर आएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि इस मास्टर प्लान के बनने से वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा और भी शोभनीय और सुगम हो जाएगी। और शंकराचार्य वासुदेवानंद ने वहीं आपको बता दें कि मारवाड़ी बाईपास सड़क बनने से नाराज और नाखुश नजर आए और उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह बाईपास बना तो भगवान बद्री विशाल की यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकेगी। और उन्होंने यह भी बताया कि कई पुराणों में भी ऐसे वर्णन मिलते हैं कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन बिन नरसिंह दर्शन के अधूरे हैं और जोशीमठ से 7 किलोमीटर पहले यह बाईपास बना दिया जाएगा तो इससे तीर्थयात्री पौराणिक नगर और जोशीमठ के दर्शन एवं भगवान नरसिंह के दर्शन नहीं कर सकेंगे, जो कि हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं पर कठोराघात से काम नहीं है। विरोध का मेन कारण है हेलंग मारवाड़ी बाईपास कि जो पिछले जनवरी में यहाँ पर भूदशा हुआ था, उसका मुख्य कारण हेलंग मारवाड़ी बाईपास था। यहाँ आस्था से जुड़ा प्रश्न भी है हेलंग मारवाड़ी बाईपास को, जो पुराणों में भी लिखा हुआ है, जिसका डीआरओ द्वारा और सरकार द्वारा पूरा जोशीमठ की अनदेखी की जा रही है, जिसके लिए आज पूरा व्यापार मंडल स्थानीय जनता ने यहाँ पर अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। केदारखंड में सब वर्णन है, केदारेश्वर का दर्शन, भगवान बद्री विशाल का दर्शन यहाँ से होकर के ही जाना चाहिए। ज्योतिर्मठ दर्शन, ज्योतिर्मठ में भगवान बद्री नरसिंह भगवान का दर्शन, वासुदेव का दर्शन करते हुए ही जाना चाहिए। यही यहाँ की परंपरा रही है। चमोली के जोशीमठ में ज्योतिर्मठ और बद्रीनाथ धाम के पास देवभूमि उत्तराखंड के धामों में 15,200 फीट की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भारी बर्फ के बीच लगातार चल रही है। और बता दें कि खराब मौसम और हिमपात के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है और अब तक 37,407 यात्री कपाट खुलने के बाद हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। देश को गौरवान्वित कर देने वाली आईएमए के पासिंग आउट परेड खत्म हो गई है और इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड में देश विदेश से 373 जेंटलमैन कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं, जिनमें से 331 भारतीय जबकि 42 जेंटलमैन कैंडिडेट 7 मित्र देशों के हैं। और बता दें कि सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली और इन ऐतिहासिक पलों को लेकर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए 374 जेंटलमैन कैंडिडेट्स की खुशियां देखते ही बन रही थी। इसी कड़ी में स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक और कांस्य पदक विजेताओं ने मीडिया से भी अपनी खुशियों और चुनौतियों के बारे में बड़ी बेबाकी के साथ बातचीत की। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है और समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने गढ़वाल में व्यापारी संवाद सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन कार्यक्रम में अधिकतर कुर्सियां खाली नजर आई। और आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा खुद मौजूद थे। और बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल को व्यापारियों के बीच रखना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है और रेलवे लाइन बन जाने के बाद इसका लाभ व्यापारियों को भी होगा।
आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियां में जुट गई है। समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने गढ़वाल में व्यापारी संवाद सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन कार्यक्रम में अधिकतर कुर्सियां खाली नजर आई और आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा खुद मौजूद थे। बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल को व्यापारियों के बीच रखना था। ये एक पार्टी का प्रोग्राम है जिसमें कि महाजनपद संपर्क अभियान है। इसमें आज व्यापारी सम्मेलन के तहत हम यहाँ पर आए थे। पूरे हमने जो हमारी बॉडी लोकसभा सीट है वहाँ से हमने सारे अपने व्यापारी भाइयों को और बहनों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और उनसे इन 9 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से सेवा भाव के साथ उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से भारत विकास के रास्ते चला है, जिस तरह से भारत सशक्त हुआ है, उनसे हमने बातचीत करी है और उनसे निवेदन किया है कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, सारे व्यापारी भाई जो एकजुट होकर माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों और वापस 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में योगदान। श्रीनगर में पूरे लोकसभा के जो व्यापारी लोग हैं उनका आज यहाँ पे सम्मेलन था। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार जारी है और सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 का बोर्ड लगाया जाए और साथ ही पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया गया है कि लंबित मामलों को 3 महीने के भीतर निस्तारित किया जाए। और बीजेपी ने कहा है कि सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी है और इसी को देखते हुए अब विभागों में टोल फ्री नंबर लगाने का निर्णय लिया गया है। और बीजेपी संगठन ने भी इस फैसले का अवगत किया है, जिस पर बीजेपी पार्टी प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत की है। आपने देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमारी सरकार बनी है, तब से हमने बिल्कुल भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लगाई है और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कभी सहन नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा हमारी सरकार लगातार इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीरता के साथ काम कर रही है। साथ में बिल्कुल हर विभाग में जिस प्रकार एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया है ताकि कोई भी हो उसमें शिकायत कर सकता है और उस शिकायत के आधार पर उसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री लगातार इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने वहीं बीजेपी मंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का ब्यौरा रखा। और विधायक भूपाल राम टमटा ने केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 से लेकर 2023 तक 11.5 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बनाने के साथ ही अनुसूचित जाति समाज के लिए 1,79,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण कराया गया है। और इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 1,61,00,000 से भी ज्यादा अनुसूचित जाति परिवार लाभान्वित हुए हैं। वहीं विधायक टमटा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 60 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। विशेष रूप से ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो सड़कें थी उनके गांव तक मैंने इसको पहुंचाने का इसकी स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा चाहे वो आर्थिक सहायता का मामला हो और चाहे वो हमारी विधवा आर्थिक सहायता का मामला हो या उनकी बेटियों गरीब बेटियों की शादी का मामला हो, हर दृष्टि से मैंने अपने समाज के उन वंचित लोगों की मदद का मैंने प्रयास किया है। विधायक निधि के अंतर्गत जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भी मैं इस समाज के प्रति मैं अपनी जवाबदेही को अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। मैं आज इस बात से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं कि आज मेरी विधानसभा के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग का पूरा ध्यान। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से अनाजों की एमएसपी में भी की बढ़ोतरी लेकर वही बीजेपी किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडरे ने भी प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इस बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी साझा की। पुंडेर ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, किस तरह से किसानों की आय दोगुनी हो और लागत का 50% फायदा हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में
बढ़ोतरी की गई है और निश्चित ही है कि इस समर्थन मूल्य के मिलने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी और इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। गेहूं के समय जो बारिश हुई थी उसका हमने आकलन किया। किसान मोर्चा लगातार क्षेत्र में जाके तहसील के अपने पटवारी के माध्यम से हमने उसका सर्वे कराया था, लेकिन कहीं 12% और कहीं 15% और कहीं जब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पूरे भारतवर्ष में वो 20% हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से और किसान की मेहनत से गेहूं की उत्पादन अच्छा हुआ और उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ। जहां नुकसान हुआ वो फसल बीमा योजना से उसकी भरपाई की गई और फसल बीमा योजना के लिए लगातार किसान मोर्चा और हमारे संगठन के लोग लगातार अपने किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं कि जिससे कि वो इस फसल बीमा योजना का और केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित। देहरादून स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दशौनी और वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन उत्तराखंड की सीमा से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, और जबकि केंद्र और राज्य सरकार को इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। साथ ही इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर भी अपनी बातें रखी। बाल आयोग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता खन्ना। शर्म आनी चाहिए उनको, क्योंकि आयोगों के अध्यक्ष न दल विशेष के होते हैं, न व्यक्ति विशेष के होते हैं, न संस्था विशेष के होते हैं, न समुदाय विशेष के होते हैं। ऐसे में गीता खन्ना इस पद पर बैठने की अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि यदा कदा तो वो अपनी सोच से सबको उजागर करती थी कि वो किस सोच की व्यक्ति हैं, लेकिन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने एक महिला ग्रुप में व्हाट्सएप चैट के दौरान किसी शाश्वत संगठन तथा कथित हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो संगठन बनाया गया है 21,000 प्रति महिला मेंबर मांगे हैं और ये कहा है कि 21,000 से ज्यादा भी दे सकते हो। अब देखिए मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूदा, देखिए ऐसा है, अब ये मैं यहाँ पे 4-5 साल से हम देख रहे हैं महंगाई क्यों बढ़ रही है, जवाब आता है जय श्री राम। सुन लीजिए, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है, जवाब आता है जय श्री राम। ठीक है, ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं, जवाब आता है जय श्री राम। आपकी जो भू कानून है उसमें कुछ आप उसको ठीक क्यों नहीं करते, जवाब आता है जय श्री राम। आपके कर्मचारियों की स्थिति ऐसी क्यों है, जवाब आता है जय श्री राम। आपकी महिलाओं का अनादर क्यों होता है, जवाब आता है जय श्री राम। आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, आता है जय श्री राम। और कोई जवाब नहीं है, तो ये चुनाव की तैयारी से भी ज्यादा है। ये मतलब ये मैं मानता हूँ कि जो मानसिकता है ये भ्रष्ट है और खोखली हो चुकी है। खबर मंगलौर के देवबंद मार्ग से है, जहां हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई और ट्रक के चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और मौके पर सीपीयू के जवानों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बता दें कि सड़क के ऊपर से ही गुजर रहे हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से ट्रक में करंट दौड़ गया और ट्रक में आग लग गई और ट्रक चालक को भी करंट लगा, लेकिन ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। माल लेके आ रहा था, उत्तरांचल पेपर मिल का माल था मेरे पास, और यहाँ पे आके गाड़ी बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी में टच हो गया तार, आग लग गई। काली वर्दी वाले भाग के आए, उन्होंने मेरी जान बचाई और गाड़ी को भी। उन्होंने ही फोन किया फायर ब्रिगेड में। हमें सूचना मिली कि देवबंद तिराहे पर एक ट्रक में आग लगी है। हम तुरंत, मैं और मेरे जवान, मेरे दरोगा जी मनोज, हम तुरंत आए और हमने सबसे पहले सेंटर के माध्यम से लाइट को कट करवाया। उसके बाद हमने जो भी घास थी, घास के प्रयास से हमने आग को काबू करने का उससे किया, फिर काबू नहीं हो पाया। फिर हमने फायर इंस्टिट्यूशन एक उस पेट्रोल पंप से मंगवाए, उससे भी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।